हेलो। तो स्टार्ट करते हैं एक और चैप्टर। ठीक है, चैप्टर का जो नाम है वो है भारत में मानव पूंजी निर्माण यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाला चैप्टर कर लेते हैं। छोटा सा चैप्टर है, इसी पार्ट में या फिर एक पार्ट और बना लूंगा। ठीक है, तो दो पार्ट के आसपास हम इसको खत्म कर देंगे। क्लियर है, जैसे हमने पॉवर्टी वाला खत्म किया था। तो भारत में मानव पूंजी निर्माण, इसको फटाफट चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो डेफिनेशन है बच्चा इसमें मानव पूंजी है यानी ह्यूमन कैपिटल होता तो होता क्या है। यानी देखो ये चैप्टर बेसिकली हम जैसे लोगों की बात कर रहा है, लोगों की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो मानव पूंजी है क्या है। इसने बोला मानव पूंजी से अभिप्राय किसी देश में किसी समय विशेष पर यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर। ठीक है, अब वो कभी भी जब भी आपको काउंट कर रहे हो या देख रहे हो तो वो जो टाइम पीरियड है उसकी बात कर रहा है, यानी किसी समय के निश्चित बिंदु पर समय है ना, क्या हो रहा है, पाए जाने वाले कौशल और विशेषज्ञता यानी किसी में आपकी निपुणता है, स्पेशलाइजेशन, उसकी बात कर रहा है, के भंडार से है। दोबारा देखो, मानव पूंजी से अभिप्राय ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, किसी देश में यानी कोई भी देश है, कोई भी राष्ट्र है, उसके पास समय के एक निश्चित बिंदु पर, जैसे मान के चलो आप काउंट कर रहे हो 31 मार्च के आसपास आपने काउंट किया या आपने फरवरी में काउंट किया, तो जो फरवरी में जिस टाइम आपने काउंट किया हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, यानी जब भी आप काउंट करो। ठीक है, तो समय के एक निश्चित विशेष बिंदु पर या विशेष समय पर जो भी आपके राष्ट्र में, जो आपके देश में जो भी कौशल और विशेषज्ञता का जो भंडार पड़ा है ना बेटा, वही क्या है, मानव पूंजी। बट ये भंडार किस फॉर्म में है बेटा, मनुष्य के रूप में है ना। तो रिपीट कर लेते हैं और ध्यान से समझते हैं। पहली डेफिनेशन ही सबसे अच्छी डेफिनेशन है यहाँ पे, उसमें लिखा हुआ है कि मानव पूंजी से अभिप्राय किसी देश या किसी राष्ट्र में समय के विशेष बिंदु पर, किसी विशेष समय पर पाए जाने वाले कौशल और विशेषज्ञता यानी निपुणता के भंडार से है, कि स्टॉक से है। क्लियर हो गया। आगे, मानव पूंजी के स्रोत यानी इसके क्या सोर्सेज हैं। तो हमने बोला सोर्सेज हैं बच्चे, शिक्षा पर व्यय यानी जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चा होता है किसके ऊपर, शिक्षा पे खर्चा होता है, तो उससे क्या होता है आपके ना यहाँ पे मानव पूंजी, मानव विकास देखने को मिलता है। क्योंकि जितना ज्यादा बच्चा, जो अगला बंदा शिक्षा ग्रहण करेगा तो उतना ज्यादा अच्छा वो क्या हो सकता है, कौशल प्राप्त कर सकता है, विशेषज्ञता प्राप्त कर सकता है। तो शिक्षा पर व्यय इसका एक सोर्स होता है। दूसरा उसके स्वास्थ्य पर व्यय, कि अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे मानव विकास की क्या होती है, एक निशानी होती है। तो स्वास्थ्य पर व्यय होना एक मानव पूंजी का ही सोर्स माना जाता है। देखो इन चीजों से ना मानव निखर के आता है, मनुष्य निखर के आता है। ठीक है, वो क्या है, एक कौशल, विशेषज्ञ, निपुणता प्राप्त कर लेता है, जिससे वो अपने काम को एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में करता है, यानी कुशल और प्रभावी ढंग से कर लेता है और कम लागत पर ज्यादा आउटपुट देता है। देखो कितना अच्छा खासा हो रहा है। ये कब हो सकता है, देखो अब एक शिक्षित बंदे को ले लो, एक अशिक्षित बंदे को ले लो, जिसको आपने कुछ नहीं सिखाया। शिक्षित बंदे को आपने प्रॉपर ट्रेनिंग वेनिंग दे सब कुछ दे रखा है, तो बेटा वो 2 मिनट में काम करेगा। ठीक है ना, कम लागत पे ज्यादा अच्छा आउटपुट देगा, कम टाइम पे जल्दी काम कर देगा। बट वहीं पे जिसको आपने कुछ नहीं सिखाया, कुछ नहीं पता उसे, वैसा वो तोड़ फोड़ करेगा। ठीक है, 10 चीजें खराब करेगा तो एक चीज वो सही करेगा, तो बेटा यहाँ पे तो नुकसान ही नुकसान है। तो मानव पूंजी कब आपको, मतलब एक तरह से मानव का निर्माण कैसे हो रहा है, तो उसने बोला शिक्षा पर व्यय करके हो सकता है, स्वास्थ्य पर व्यय हो सकता है, नौकरी के दौरान प्रशिक्षण। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी जब भी आप जॉब पे जाते हो तो आपको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो या फिर जॉब से पहले ट्रेनिंग देना, या जॉब के अंदर ही किसी काम को करवाने से पहले ट्रेनिंग देना। तो अगर आपको ट्रेनिंग मिल रही है तो ये भी बेटा मानव पूंजी का ही सोर्स है, क्योंकि इससे कौशल और विशेषज्ञता बढ़ती है, निपुणता बढ़ती है। क्लियर हो गया, 3 पॉइंट हमारे क्लियर होते हैं। नंबर 1 शिक्षा पर व्यय, नंबर 2 स्वास्थ्य पर व्यय, और नंबर 3 नौकरी के दौरान प्रशिक्षण। क्लियर। उसके अलावा वयस्कों के लिए अध्ययन का कार्यक्रम, बेटा ये वयस्क यानी एडल्ट्स हो गए, उनके लिए अध्ययन का कार्यक्रम। इसका मतलब ये होता है कि देखो आप स्कूल में जाके शिक्षा विक्षा तो ग्रहण कर लेते हो, सब कुछ करते हो, बट उसके बावजूद ये नहीं होता कि आपको लाइफ में कुछ नहीं करना बेटा। उसके बाद भी आपको, जब आप ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हो तो वहां पे भी आपको क्या है, कई तरह के क्या है प्रोग्राम्स लाए जाते हैं, और वो जो प्रोग्राम्स, स्टडी प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें आपको सिखाया जाता है, जिससे कि आपकी कार्य कुशलता बढ़ती है, आप किसी भी काम को जल्दी से जल्दी खत्म कर लेते हो और बेहतर ढंग से खत्म कर लेते हो किसी दूसरे के बजाय। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या है, जो बड़े हो गए, यानी पहले तो बच्चे होते हैं तो वो बेटा स्कूल टाइप में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर जब वो बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, बेटा उसके बाद भी पढ़ाई होती है, जो कि आपको और ज्यादा क्या करता है, आपको कुशल बनाता है, आपको निपुण बनाता है किसी भी चीज को करने के लिए, है ना बेटा। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन को, और उसके बाद ये भी तो करते हो आप, क्या नाम है, नौकरी में भी आप पढ़ाई करते रहते हो, उसके बाद नौकरी के दौरान भी आपको क्या ना वहां भी कुछ पढ़ाया जाता है बेटा। ये सब वही चीजें हैं सारी, इससे मानव पूंजी बन रही है।
स्थानांतरण, बेटा मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखवाऊंगा। वैसे इसका मतलब माइग्रेशन होता है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह की ओर पलायन करते हैं, है ना। तो ये भी होता है बेटे, इससे क्या होता है देखो, इसका स्थानांतरण से देखो नुकसान भी होता है और बेनिफिट भी होता है। लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों पलायन करते हैं, क्यों माइग्रेट होते हैं, इसलिए बेटा माइग्रेट होते हैं क्योंकि अब जैसे मान ले गाँव में आप बैठे हुए हो, कोई काम धाम नहीं है, आप परेशान हो चुके हो, तो बेटा आप क्या हो, एक तरह से इनएक्टिव हो। इनएक्टिव मतलब क्यों बोला मैंने, इनएक्टिव मतलब जिसके जो बिल्कुल एक्टिव ही नहीं है, मतलब कुछ काम धाम नहीं है, खाली बैठे, मानव पूंजी वेस्टेज हो रही है वहां पे। आप एक तरह से मानव पूंजी हो देश की, ठीक है। तो आपको आप क्या काम किया, कुछ करके देश को समृद्धि की ओर ले जाना, ये आपका काम होता है। हर मानव का काम ये होता है जो अपने देश के प्रति योगदान देना, ठीक है। तो आपका योगदान क्या, गाँव में आप बैठे हो, खाली बैठे हो, तो बेटा आपका कोई योगदान नहीं। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको कुछ ना कुछ तो करना है। तो लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं गांव में कुछ नहीं हो पा रहा, तो बेटा वो शहरों की ओर भागना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों भागते हैं, ताकि वो इनएक्टिव से एक्टिव हो जाएं और फिर क्या करें, देश की समृद्धि में क्या दें, योगदान दें, मानव पूंजी बन जाए। तो बेटा माइग्रेशन से भी मानव पूंजी बनती है। क्लियर हो गया। यानी आप एक ऐसी जगह से जा रहे हो जहां पे आप इनएक्टिव थे और वहां से आप एक्टिव की ओर जा रहे हो जहां पे आप एक्टिव होकर के काम करोगे। क्लियर। तो माइग्रेशन हो गया। उसके अलावा सूचना पर्व है, यानी जो शैक्षणिक जो संस्थान होते हैं, यानी जिससे आपको आपने शिक्षा प्रदान, जो शिक्षा मिली है जिससे आपको, या कोई भी संस्था से, ठीक है, आप लगातार अगर अपडेट होते हो तो उस सूचना पर भी जो व्यय होता है बेटा, उससे भी क्या होता है, मानव पूंजी होता है, जिससे आप अपडेट हो रहे हो नई जानकारी की ओर। तो सूचना पर अगर कोई व्यय हो रहा है तो बेटा वो भी मानव पूंजी का ही पार्ट माना जाता है। आपको मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये सारे पॉइंट्स, क्योंकि हो सकता है पेपर में आ जाए कि इनमें से कौन सा मानव पूंजी का सोर्स नहीं है। तो ये पॉइंट्स याद रख लोगे तो समझ जाओगे ये पॉइंट्स तो मानव पूंजी के सोर्स हैं। तो इसके अलावा अगर कोई फालतू का ड्रामेबाजी उसने लिखी है तो बेटा वो मानव पूंजी का सोर्स नहीं होता। तो इसलिए प्लीज ये पॉइंट रखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। बार बार रिपीट करने का भी तरीका ये है क्योंकि हमें पता है कि हम जो वीडियो देखते वक्त जो हम समझते हैं ना बेटा, वो ज्यादा जल्दी समझ में आता है। और अगर आपने उस टाइम पे ज्यादा अच्छे समझ लिया तो फिर आप जब रिवीजन कर रहे होंगे ना खुद से, तो बहुत जल्दी हो जाता है। डन। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियो में तो समझ जाते हैं, बाद में कॉपी पढ़ने का मन नहीं करता। तो बेटा बच्चे, उनके लिए एक काम किया करो, आप वीडियो में ना स्पीड का भी एक ऑप्शन होता है, तो 1.5 या 2 की स्पीड से भी आप वीडियो को देख सकते हो। कब, जब रिवीजन पर्पस हो। अभी अगर देखोगे ना 1.5 की स्पीड से बेटा समझ नहीं आएगा। बट अगर एक बार आपने वीडियो देख लिया, अब आपको पेपर से पहले रिवीजन करना है, तो बेटा क्या कर सकते हो, 1.5 2 की स्पीड से रिवीजन कर लो फटाफट से। उसकी स्पीड टाइमिंग बढ़ा दो, स्पीड 1.5 पे, और उसका सुन लो फटाफट से मैंने क्या बोला। डन। चलो इसको ये ज्यादातर आप इसका यूज कर सकते हो, जैसे 1 मार्क्स के लिए कर सकते हो, छोटे चैप्टर में फटाफट हो जाता है, बड़े चैप्टर में भी जल्दी हो सकता है ना। चलो, तो मानव पूंजी क्या हो, मानव पूंजी से अभिप्राय किसी देश या किसी राष्ट्र में किसी समय विशेष पर पाए जाने वाले कौशल, विशेषज्ञता यानी निपुणता के भंडार से है। मानव पूंजी के स्रोत शिक्षा पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय, नौकरी के दौरान प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, उसके अलावा वयस्कों के लिए अध्ययन का कार्यक्रम हो गया, स्थानांतरण हो गया, और सूचना पर व्यय हो गया। क्लियर हो गया। मेरे हिसाब से बेटा 2 पॉइंट तो समझ में आ जाने चाहिए आपको, ये वाले काफी अच्छा टाइम लगा दिया हमने पहले 2 पॉइंट पे, ठीक है ना। क्योंकि सिर्फ लिखवाना ही, नोट्स बनवाना नहीं होता बच्चा, आपको समझ में भी आनी चाहिए चीजें कि क्या लिखवाई जा रही है। डन। चलो तीसरा पॉइंट करते हैं। तीसरे पॉइंट पे मानव संसाधन। बेटा मानव संसाधन क्या है, ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहा है, ये ह्यूमन कैपिटल था, अब ये रिसोर्स यानी संसाधन की बात कर रहा है। तो मानव संसाधन से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में मूल्य वर्धन की प्रक्रिया में, यानी मूल्य बढ़ाना, वर्धन मतलब बढ़ना होता है ना एक तरह से। तो एक तरह से अर्थव्यवस्था में आप क्या नाम है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योगदान दे रहे हो। मानव संसाधन कौन है, मानव संसाधन से अभिप्राय मूल्य वर्धन की प्रक्रिया में योगदान करने के लिए, यानी इस प्रक्रिया में योगदान करने के लिए मानव की क्षमताओं अर्थात कौशल और विशेषज्ञता से है। यानी मानव संसाधन क्या, मानव संसाधन वो संसाधन है जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए, अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि है उसको तेज करने के लिए और उसकी वृद्धि को बनाए रखने के लिए मानव की क्षमताओं अर्थात कौशल तथा विशेषज्ञता की बात करता है। डन हो गया। मानव संसाधन से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में मूल्य वर्धन की प्रक्रिया में योगदान करने के लिए, यानी अर्थव्यवस्था में वृद्धि लाने के लिए, उसके विकास के लिए मानव की क्षमताओं अर्थात कौशल तथा विशेषज्ञता से है। डन। चलो मानव विकास क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो मानव विकास से अभिप्राय, मानव का विकास कब होता है बच्चे, मानव का विकास तब होता है जब मानव को अच्छी शिक्षा मिली हो, एक अच्छा स्वास्थ्य मिला हो। तो जब उसको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सब मिल जाता है, वो उसने प्राप्त कर लिया,
ठीक है, प्राप्त करके व्यक्तियों की सुभिन्न व्यक्तित्व का, अब उसका जो व्यक्तित्व होगा ना बहुत अच्छे से चलेगा, तो व्यक्तियों की सुभिन्न व्यक्तित्व का विकास करने से है बेटा, क्या करने से, विकास करने से। तो मानव विकास क्या हो गया, मानव विकास अभिप्राय अच्छे शिक्षा तथा अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करके व्यक्तियों के सुभिन्न यानी एक तरह से अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे फ्यूचर के लिए सुभिन्न व्यक्तित्व का क्या विकास करने से है, तो ये मानव विकास होता है। देखो इस वाले में आपको नॉर्मल डेफिनेशन बताई मैंने, जब ये आगे आगे बढ़ता गया तो ये विकास हो गया, तो विकास तभी होगा जब आपने सब चीज प्राप्त कर लिया, ये उसके बाद की स्टेज है ये इनिशियल स्टेज था, ये बाद का स्टेज है, क्योंकि आपने प्राप्त कर लिया ना, तो अब एक तरीके से आप प्रॉपर निपुण स्पेशलाइज हो चुके हो, यहाँ पे हो रहे थे, ठीक है, यहाँ पे हो गए हो। तो मानव, कोई बोलता मानव पूंजी और मानव विकास में क्या कोई अंतर है, हम बोलेंगे बिल्कुल अंतर है, सीधा सीधा अंतर है, प्रत्यक्ष अंतर है बच्चे इसमें, तो आप ये बोलोगे हाँ इसमें अंतर पाया जाता है। मानव पूंजी की अगर बात करें तो साध्य की प्राप्ति की बात करता है, मानव पूंजी जो होता है वो साध्य की प्राप्ति, यानी आपको कौशल प्राप्त करना है, विशेषज्ञता प्राप्त करना है, एक तरह से आपको अचीवेबल की बात करता है, यानी कुछ अचीव करना है, इस टाइप की बात बोलता है, ठीक है ना, ये किसकी बात करता है, अचीव करने यानी अचीवेबल की बात करता है। तथा यह अर्थव्यवस्था में मूल्य वर्धन की एक क्या है, प्रक्रिया, जैसे जैसे आप प्राप्त करोगे तो अर्थव्यवस्था के जो मूल्य उसमें वृद्धि होगी, यानी अर्थव्यवस्था एक अच्छी जगह की ओर मतलब बढ़ती तेजी की ओर भागेगी। क्लियर है, चलो। जबकि मानव विकास की बात करें तो बेटा ये अंतिम परिणाम है, क्यों, क्योंकि ये हो चुका है, विकास हो गया, अंतिम परिणाम है, और ये इसका मतलब है कि मानव के कौशल और निपुणता में उपलब्धि आ चुकी है, यानी मानव के कौशल और निपुणता में उपलब्धि से है, इससे अभिप्राय मानव के कौशल निपुणता में उपलब्धि से है, यानी हो चुकी है, ठीक है तो थोड़ा सा इनके नाम पे ध्यान रखना, इसलिए दिक्कत करते हैं इसके डेफिनेशन, छोटा सा चैप्टर है बट थोड़ा जितने छोटे होते हैं ना वो सबसे ज्यादा नाक में दम करते हैं, ठीक है, तो उधर ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद मानव पूंजी निर्माण, तो मानव पूंजी निर्माण से अभिप्राय जो मानव पूंजी है उसके स्टॉक में क्या करना, वृद्धि करने के प्रोसेस से है। तो मानव पूंजी निर्माण से अभिप्राय मानव पूंजी के स्टॉक में, यानी जो हमारे पास मानव पड़े हुए बहुत सारे पड़े हुए ना, उनके स्टॉक में वृद्धि करने की प्रक्रिया है, उनके स्टॉक में बढ़ोतरी करने की प्रक्रिया है, यानी इसमें बढ़ोतरी करने की प्रक्रिया को मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। डन, यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बच्चा, तो अटपटा सा चैप्टर है इसलिए मैं आपको इसमें भी टाइम लगा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो मानव पूंजी एक बार फटाफट से जाता है, देखो डेफिनेशन देखना पहले, मानव पूंजी में क्या बोला, मानव पूंजी से अभिप्राय किसी देश में किसी समय विशेष पर पाए जाने वाले कौशल और विशेषज्ञता के भंडार से है। इसके सोर्सेस मैं छोड़ रहा हूं, आगे बढ़ते हैं, सचिव डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। मानव संसाधन से अभिप्राय मूल्यवर्धन की प्रक्रिया में योगदान करने के लिए मानव की क्षमताओं से है, यानी अर्थव्यवस्था की मूल्यवर्धन की प्रक्रियाओं में योगदान करने के लिए मानव की क्षमताओं से है। मानव की क्षमता में क्या बात करूंगा तो कौशल और विशेषज्ञता निपुणता की बात की जाती है, ठीक है। मानव विकास क्या होता है, मानव विकास का मतलब कि मानव ने जो अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त किया उसकी बात कर रहा है। तो मानव विकास से अभिप्राय अच्छी शिक्षा तथा अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करके व्यक्तियों के सुभिन्न व्यक्तित्व का विकास करने से। मानव पूंजी और मानव विकास दोनों में ही अंतर होता है। मानव पूंजी की अगर बात करें तो वो बोलता है किसी समय विशेष पर पाए जाने वाले कौशल विशेषज्ञता के भंडार से है, यानी ये क्या साध्य की प्राप्ति का साधन है, अचीव करने का, अचीवेबल का साधन है, तथा यह अर्थव्यवस्था में मूल्यवर्धन की प्रक्रिया का भी क्या माना जाता है, एक साधन माना जाता है, ठीक है। जबकि मानव विकास अंतिम परिणाम है, अर्थात मानव के कौशल तथा निपुणता में उपलब्धि, यानी मानव के कौशल और निपुणता की उपलब्धि को क्या बोला गया है, मानव विकास बोला गया है। मानव पूंजी निर्माण क्या होता है, यानी जो हमारे पास मानव पूंजी का जो स्टॉक है, मानव पूंजी का जो हमारे यहाँ भंडार है उसमें वृद्धि करना, उसमें वृद्धि यानी मानव पूंजी का जो भंडार पड़ा है उसमें वृद्धि करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। डन, काफी अच्छे से हो चुका बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए फटाफट से, ठीक है। हमने मानव पूंजी निर्माण पढ़ लिया, यानी मानव पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करने को मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। अब मानव पूंजी निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति को पाना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना जिनमें कौशल, शिक्षा तथा अनुभव जो है ना के गुण कूट कूट कर भरे हुए हो, और जो कि देश के आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसने बोला था, जी.एम. मायर ने। ये सिर्फ पढ़ लो इस वाली लाइन को, याद रखना जी.एम. मायर ने ऐसा कुछ कहा था, तो आपको पता होना चाहिए। वैसे तो सिर्फ मानव पूंजी निर्माण की डेफिनेशन जो मैंने बताया वही है, ठीक है ना, बट इसको पढ़ लो, बहुत आसान से डेफिनेशन बोली हुई है, पढ़ते समझ में आ रही है। मानव पूंजी निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऐसे व्यक्तियों को पाना, ठीक है, तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना जिनमें कौशल, शिक्षा तथा अनुभव के गुण क्या है, पाए जाए जो कि, ठीक है ना, तथा अनुभव के गुण पाए जाए जो कि देश के आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डन, जी.एम. मायर जी इन्होंने ये बोला था,
GM मायर। डन। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो है डेफिनेशन है बेटा, पहले इसको पढ़ लेते हैं, 3 डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये 2 पॉइंट कर लेंगे क्लियर, ठीक है ना। तो हमारे पास देखो क्या डेफिनेशन है पहली, स्थानांतरण क्या होता है। मैंने माइग्रेशन पढ़ाया था ना, माइग्रेशन भी बताया था क्या होता है, तो बेटा वही है। स्थानांतरण से अभिप्राय नौकरी के अवसरों की तलाश में, यानी नौकरी के लिए देश के विभिन्न, बेटा यहाँ पे वर्ड देख लो क्या लिखा है, विभिन्न क्षेत्रों, यानी देश के बाहर नहीं जाना, देश के विभिन्न क्षेत्रों यानी देश के अंदर ही कहीं ना कहीं जाना आपको, किसके लिए, नौकरी की तलाश में, ठीक है ना। तो स्थानांतरण यानी माइग्रेशन से अभिप्राय नौकरी के अवसरों की तलाश में देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य लोगों के संचलन से है। यानी लोग क्या है, एक जैसे जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है, नौकरी की तलाश में, तो उसको क्या कहते हैं, स्थानांतरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थानांतरण बोलते हैं। जब लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह की ओर क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। क्लियर हो गया, नोट डाउन करो फटाफट से बच्चा इसको। तो माइग्रेशन हो गया हमारा, जैसे गांव से शहरों की ओर माइग्रेशन होना यानी पलायन करना। बट जब प्रतिभा पलायन, यानी प्रतिभा पलायन मतलब होता है ब्रेन ड्रेन, या ड्रेन मतलब नाली, यानी ये वो सिचुएशन होती है जैसे मान के चलो आपने भारत में अच्छी शिक्षा प्राप्त की, सब कुछ कर लिया, और उसके बाद जब आप एक बहुत अच्छा संसाधन बन गए थे देश के लिए, तो आप वहां से निकल करके बाहर दूसरे देश में चले जाते हो। बताओ, तो भाई साहब आपसे बड़ा बेवकूफ तो कोई होगा नहीं। बात को समझो ना, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, देश के हित के अकॉर्डिंग हम ये पॉइंट रख रहे हैं। बात समझ में आ गया, आपके हित के अकॉर्डिंग वही चीज बढ़िया है जहां आपको बेनिफिट मिले, बट देश के हित के अकॉर्डिंग देखिए, आपने यहाँ पढ़ा लिखा सब कुछ यहीं पे किया, और सब कुछ समझने के बाद प्रशिक्षण लेने के बाद आप दूसरे देश में जाके काम करते हो, दूसरे देश के लिए, तो उसे कहते हैं बच्चे ब्रेन ड्रेन, यानी पढ़ा लिखा हुआ नाले में डाल दिया, मतलब आपने बहा दिया बेवजह। तो प्रतिभा पलायन से अभिप्राय कौशल मानव शक्ति का, यानी जो आपके पास, जो आपने बहुत प्रशिक्षण विषय सब कुछ प्राप्त कर लिया था, वो मानव शक्ति का विश्व के विकसित देशों में, विश्व के विकसित देशों में चले जाने से है। यानी जब आप दूसरे देशों में चले जाते हैं तो वो होता है प्रतिभा पलायन, यानी ब्रेन ड्रेन। और माइग्रेशन होता है जब आप देश के विभिन्न क्षेत्रों में, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हो नौकरी की तलाश में, जैसे गांव से शहरों की ओर, जैसे गांव से शहरों की ओर, ठीक है ना। यहां तक फटाफट से नोट डाउन भी कर लीजिए, साथ साथ में डेफिनेशन भी साथ में लिख लीजिए जैसे पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले ये करवाया, उसके बाद ये 2 डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर तीसरी डेफिनेशन भी लिखिए। भौतिक पूंजी क्या होता है बच्चे, जो मशीन वशीन ये सब जब आप लगाते हो ना, इसको भौतिक पूंजी कहते हैं, फिजिकल कैपिटल, है ना। और ये ऐसी कैपिटल होती है जैसे मशीन है, इसको आप टच कर सकते हो, बिल्कुल आप टच कर सकते हो, जिसको छू सकते हो बिल्कुल, हाँ छू सकते हैं, है ना, देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो बेटा वो क्या होता है, हमारा भौतिक पूंजी है। तो भौतिक पूंजी से अभिप्राय उत्पादन के उत्पादित संसाधनों से है, जिससे आप उत्पादन करने वाले हो। तो भौतिक पूंजी से अभिप्राय उत्पादन के उत्पादित साधनों से है, और भौतिक पूंजी के स्टॉक से ही राष्ट्र की उत्पादन क्षमता मापी जाती है। तो कोई आपसे पूछेगा राष्ट्र की उत्पादन क्षमता किससे मापी जाती है, तो आप बोलोगे भौतिक पूंजी के स्टॉक से ही राष्ट्र की उत्पादन क्षमता मापी जाती है। यानी भौतिक पूंजी से अभिप्राय उत्पादन के उत्पादित साधनों से है, भौतिक पूंजी के स्टॉक से ही राष्ट्र की उत्पादन क्षमता मापी जाती है। क्लियर, तो हमने डेफिनेशन भी हमने क्लियर कर दी है। अब जो हमारे पास रह गया है मानव पूंजी का निर्माण का महत्व, यानी मानव पूंजी के निर्माण का महत्व क्या है ये बताओ ना। तो महत्व अच्छा ही है, समृद्धि के भावात्मक तथा भौतिक वातावरण में परिवर्तन करना, समृद्धि के भावात्मक तथा भौतिक वातावरण में परिवर्तन करना। बेटा समृद्धि मतलब विकास हो गया, भावात्मक मतलब हो गया जो लोगों के आचार व्यवहार, ठीक है, हम बोलते हैं ना आचार होना, आचार व्यवहार, जो उनका जो रहने सहन का तरीका है बेटा, उसमें डेवलपमेंट आना, बेटा ये उसमें बढ़ोतरी आना। पहले लोग कैसे रहते थे, अब लोग का स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है, ठीक है ना। भौतिक जो हमारा भावात्मक है, भावात्मक की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी। तो भावात्मक में क्या है, हमने आचार व्यवहार की बात करी, जिसमें लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ रहा है, उनका व्यवहार का तरीका बढ़ रहा है, आचार व्यवहार का जो तरीका है उसमें सुधार आ रहा है, ठीक है। तो समृद्धि के भावात्मक और भौतिक मतलब जिस वातावरण में वो रह रहे हैं उसको भी वो क्या कर रहे हैं, उसको भी वो धीरे धीरे विकसित विकास की ओर ले जा रहे हैं, यानी समाज का विकास कर रहे हैं, ठीक है, आर्थिक समृद्धि योजना कार्यक्रमों के द्वारा, ठीक है। ये सब क्या आसान हो चुका है, यानी जैसे जैसे लोग, जैसे सरकार क्या है योजना ला रही है लोगों के शिक्षा इन सब के लिए, विकास के लिए, तो बस वही चीजें हो रही है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, बात को समझना है इस बात को, ठीक है। इसमें देखो जो भौतिक वाला होता है, मेरी बात को सुनते रहना, इसमें जो भौतिक वाला है बेटा उसमें आचार व्यवहार की बात करी, ठीक है ना, यानी वो धीरे धीरे क्या हो रहा है आपकी अच्छी हो रही है, ठीक है। और दूसरा जो किसमें, सॉरी भावात्मक में, और भौतिक में मैं बोल रहा हूं
भौतिक में क्या बोला, भौतिक के लिए बोला जैसे समाज के जो कुशल और प्रशिक्षित श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, आपको पता है समाज में जो है अब कुशल और प्रशिक्षित श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। और अतः आर्थिक समृद्धि की योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना सरल बन गया है। मतलब बोलना क्या चाहता, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि बस आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं, कि पेपर में तो भाई नाम के ऊपर खेलेगा सारा का सारा, आपको पता ही है। तो समृद्धि के भावात्मक मतलब आचार व्यवहार में वृद्धि यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहे हो आप, ठीक है, आपका तरीके, आपका व्यवहार सब चेंज हो रहा है, ठीक है, एक अच्छे वे यानी विकास की ओर बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है, वो ये है। भौतिक यानी जिस वातावरण में आप रह रहे हो बेटा उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो भी क्या पहले से बेहतर होने लग गया है बेटा, पहले से बेहतर होने लग गया है, वो इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ये सब किसकी निशानी है बेटा, मानव पूंजी के निर्माण की। मानव जो है ना बेटा वो पढ़ा लिखा कुशल ये बन रहा है, तो बेटा वो नई नई चीजें ला रहा है जिससे कि आपका स्टैंडर्ड लिविंग, आपका अगल बगल का वातावरण, ये सब चीज जो है विकास की ओर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। डन। नंबर 2, भौतिक पूंजी की उच्च उत्पादकता। बेटा भौतिक पूंजी अभी पढ़ा था, अब देखो भौतिक पूंजी की उच्च उत्पादकता कब बढ़ेगी। मान लो आपके पास मशीन रखी है बेटा, उस मशीन को वही बंदा चला सकता है जिसको उसके बारे में नॉलेज होगी, जिसको उसके बारे में नॉलेज होगी वही तो चला पाएगा। तो इसके लिए मानव पूंजी निर्माण बहुत सहायक है। यानी जिस आप जब मानव पूंजी का निर्माण करते हो तो ऐसे ऐसे मानव निकलते हैं, ऐसे मनुष्य निकलते हैं जो कि पढ़े लिखे और निपुण होते हैं किसी काम में, तो आप उसके थ्रू काम करवाओ ना, फिर देखो आपकी जो है उत्पादकता क्या होगी बेटा, उच्च होगी। यानी जो प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन का लेवल होगा बेटा वो हाई होगा उस टाइम पे। बट अगर आप ऐसे बंदे से जिसको कुछ नहीं आता उसको अगर मशीन थमा दोगे ना भाई साहब, मशीन की ऐसी तैसी कर देगा थोड़ी देर बाद। क्लियर हो गया, चलो। समानता तथा सहभागिता की उच्च दर। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे वही, अगर मानव पूंजी निर्माण को अगर आप विकसित करते हो यानी अच्छा मानव पूंजी निर्माण लेके आते हो तो बेटा लोगों का जो पार्टिसिपेशन है बेटा वो बढ़ता है और इक्वालिटी भी बढ़ती है। यानी एक समानता मतलब इक्वालिटी हो गया और सहभागिता मतलब पार्टिसिपेशन जो है ना वो बढ़ता है देश के अंदर। ठीक है, समानता बढ़ेगी तो देखो कितना अच्छा होता है, धनी निर्धन का गैप है ये सब कम होने लग जाता है, क्योंकि हर लोग क्या है, हर लोगों का निर्माण हो रहा है, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, स्वास्थ्य है, सब कुछ है, तो एक तरीके से क्या इक्वालिटी आ रही है, समानता आ रही है। और दूसरा सहभागिता का मतलब पार्टिसिपेशन, और देश के निर्माण में, देश के विकास में क्या है, हर किसी का क्या है सहभागिता यानी मतलब पार्टिसिपेशन देखने को मिल जाता है। फिर क्लियर हो गया। समृद्धि के भावात्मक में क्या बोला मैंने, आचार व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, यानी पहले के व्यवहार कुछ थे, आज के आचार व्यवहार कुछ और है, रहन सहन का तरीका बदल गया है। भौतिक वातावरण में तो उसके आसपास का जो वातावरण था उसमें भी परिवर्तन आजकल देखने को मिल रहा है। पहले वातावरण किस टाइप का था, आसपास का किस टाइप का आपको देखने को मिलता था, आज के टाइम पे क्या है, क्यों ये चेंज इतना अच्छा कैसे देखने को मिल रहा है। देखो थोड़ा अच्छा भी थोड़ा बुरा भी आपको देखने को मिल रहा है, नालिया वाले और पटांग सी चीजें आपको भी देखने को मिलती, कूड़ा करकट वो अलग चीज है। बट अभी हम यहाँ पे पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ महत्व बात कर रहे हैं। तो भौतिक वातावरण में आपको रोड ये दिख गए हैं, कोई दिक्कतें नहीं आ रही, तो अगल बगल का वातावरण में भी सुधार देखने को मिला है। ये सिर्फ इसी के कारण हुआ है, इसका महत्व है बेटा। भौतिक पूंजी की उच्च उत्पादकता ये मैंने बता दिया है, उस मशीन को बेटा वही चला सकता है जो अच्छा खासा उस चीज को, जिसका पास उस चीज का अनुभव हो मशीन चलाने का, है ना। तो इसका मतलब मानव पूंजी निर्माण से ये चीज की जा सकती है, उच्च उत्पादकता की जा सकती है। डन। समानता ने इक्वालिटी अगर लानी, धनी निर्धन का गैप कम करना है तो बेटा मानव पूंजी का निर्माण बहुत जरूरी है। और इससे क्या है, सभी लोगों का जो पार्टिसिपेशन लेवल है ना बेटा, वो दर जो रेट है ना वो बेटा बढ़ जाता है। यानी हर बंदा क्या करता है, देश में योगदान देता है बेटा अपना पार्टिसिपेट करके। ठीक है ना, चलो ये पॉइंट भी क्लियर हो गए। तो ये पॉइंट हो गए, ये सारे हो गए। ये रह गया मानव पूंजी निर्माण की समस्याएं। समस्या क्या बेटा, सबसे पहले तो बढ़ती जनसंख्या। आप बोलोगे बढ़ती जनसंख्या कैसे बेटा, जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है ना उसके हिसाब से, जैसे मान लो एक अगर जनसंख्या नॉर्मल हो ना तो भाई साहब संसाधन तरीके से बांटे जा सकते हैं। बट अगर जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही तो बेटा वही संसाधन ना 10 जनों को बांटना पड़ता है। एक संसाधन पे 10 जने काम कर रहे हैं या 20 जनों को उसकी बेनिफिट मिल रहे हैं एक ही से ही, तो बट क्यों रहा है, क्योंकि बेटा जनसंख्या बढ़ रही है, तो बेरोजगारी बढ़ रही है, सब कुछ दिक्कत। सबसे बड़ी दिक्कत तो इंडिया की यही है बेटा, बढ़ती जनसंख्या, पहला। नंबर 2, प्रतिभा पलायन। मैंने बताया तभी प्रतिभा पलायन क्या होता है, जब आप पढ़ लिख करके यहाँ से दूसरे देश में चले जाते हो, पलायन कर दो तो बेटा देश के लिए तो भाई साहब दिक्कत है। ठीक है ना, तो मानव पूंजी निर्माण की समस्या कहलाती है ये भी। डन, इसे ब्रेड रेन बोलते हैं। आगे बच्चे, त्रुटिपूर्ण मानव शक्ति नियोजन, यानी जो आपका जो प्लानिंग का तरीका है ना, उसको प्लान करना, उसको चलाने का जो तरीका है ना बेटा वो बहुत गलत है। ठीक है, आपके देश में मानव शक्ति को क्या करना, जो चलाने वालाने का जो तरीका है बेटा वो क्या बहुत ही बेकार तरीके से प्लानिंग होती है मैन पावर की। ठीक है, मैं मानव शक्ति मतलब मैन पावर की जो नियोजन है, प्लानिंग है, बहुत घटिया टाइप की है। क्यों, क्योंकि जैसे देश में जो श्रम बल की जो मांग बढ़ रही है, ठीक है, देश में जो श्रम बल की मांग बढ़ रही है, लेबर चाहिए,
उस हिसाब से पूर्ति करवानी होती है। देखो अगर मान लो मुझे 10 लेबर चाहिए, ठीक है ना, और वो भी कौन सी अच्छे से पढ़ी लिखी चाहिए, तो बेटा वो 10 के 10 तुरंत मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है, वो भी दिक्कत करता है। तो श्रम बल की जो मांग है और पूर्ति के बीच में तो संतुलन बनाए रखना चाहिए था हमें, यानी अगर 10 की मांग है तो 10 तुरंत मिल जाए, 20 की मांग है तो 20 तुरंत मिल जाए, ठीक है। इस टाइप का अगर हम संतुलन नहीं, जहाँ पे मांग और पूर्ति आपस में बराबर होते हैं, ऐसा संतुलन बनाए रखने का सरकार या फिर इसमें प्रयास ही नहीं हुआ है। जो भी अधिकारी थे जिनको ये काम सौंपा गया था बेटा, उन्होंने ये प्रयास ढंग से किया ही नहीं है जिससे कि मांग और पूर्ति को बराबर रख सके, ठीक है। कुछ हिस्सों में देखे तो पूर्ति ज्यादा, साला काम ही नहीं है, मांग ही नहीं है, और कहीं पे देखो तो मांग ज्यादा है तो पूर्ति नहीं है। कुछ टाइप का उटपटांग चीजें देखने को मिलती है। तो भारत में तो आपको पता ही है सबसे ज्यादा जो है ना, कुछ चीजों को देखा, अगर मान लो पढ़े कोई काम है, ये काम भाई वही बंदा कर सकता है, इसके वजह से नॉलेज है, तो हो सकता है कि ऐसे बंदों की जो है पूर्ति जो है वो कम हो, ठीक है ना। बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि भाई साहब किसी काम को, जो नॉर्मल काम बहुत सारे बंदे कर सकते हैं बट काम ही नहीं होता उनके लिए, तो कुछ भी देखने को मिल सकता है। यानी मांग और पूर्ति के बीच में मुझे संतुलन चाहिए, यानी मांग बराबर पूर्ति चाहिए। अब हमारे यहाँ ये संतुलन रखने की प्रयास ही नहीं किया गया है, यानी कहीं देखो तो मांग ज्यादा है, कहीं देखो तो साला पूर्ति ज्यादा है, ड्रामाबाजी हो रखी है। तो त्रुटिपूर्ण मानव शक्ति नियोजन यानी मैन पावर की गलत तरीके से डेफिशिएंट प्लानिंग की गई बेटा। शैक्षिक मानक भी बेकार है। शैक्षिक मानक मतलब जो स्टैंडर्ड है हमारा, ठीक है ना, ये एकेडमिक्स टाइप का, वो हमारा क्या है, गलत है। कि अगर आप देखोगे स्कूल ये बहुत सारे लगातार बनाए तो जाते हैं, ठीक है, मगर एक शैक्षिक मानक होता है ना कि कौन बंदा इनको पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, तरीका होता है। आपने देखा बहुत सारे स्कूलों में ऐसे टीचर्स होते हैं जिनको तो कुछ आता ही नहीं है, फिर भी वो टीचर्स है। क्यों? फेक डिग्रीज एंड ऑल के कारण। अब सोचो फेक डिग्री होने के बावजूद वो टीचर हैं, इसका मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स से चेक ही नहीं होते होंगे, है ना। और कहीं 60 70 80 हजार 90 हजार रुपए तनख्वाह बेटा आराम से वो कमा रहे होते हैं, ठीक है। और वहीं जो पढ़े लिखे होते हैं बेटा वो घर पे बैठे होते हैं। ये क्यों? ये सब गलत तरीके से जो मैनेजमेंट हो रहा है ना, जो तरीके से चलाया जा रहा है ना बेटा, ये बहुत गलत चला जा रहा है, ठीक है ना। इसी कारण ये देखने को मिलता है कि जो अनपढ़ तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ जो कमीनापंती करने वाले होते हैं, ये बोल सकते हैं, उनको चीजें जल्दी मिल जाती है, ठीक है। और जो सबको अचीव करके बैठे रहते हैं बेटा, उनको कुछ नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि जो प्लानिंग का तरीका है, जो तरीका है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत है, ठीक है ना। इसलिए आपने बहुत जगह देख लिया होगा, उनको ढंग से कोई बेसिक चीजें नहीं आती है, फिर भी वो टीचर्स हैं, पता नहीं कैसे। तो निम्न शैक्षिक मानक कि स्कूल तो लगातार ओपन कर दिया, बट उसमें जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, एक मतलब लेवल होना, सेट करना चाहिए कि इतना तो होना चाहिए भाई साहब तुम्हें, तभी तो तुम पढ़ाओगे आगे। तो वो चीज क्या नाम है, वो उन्होंने क्या अभी तक फिक्स ढंग से नहीं करी, एक तरीके से लगाया जाए तो लो एकेडमिक स्टैंडर्ड है हमारे यहाँ बेटा, ठीक है ना। तो इसका स्कूल तो अंधाधुंध खोल रहे हो, मगर जो हमारा जो एकेडमिक स्टैंडर्ड का है वो हमारा कम का कम है, ठीक है ना। प्राथमिक क्षेत्र में काम के दौरान प्रशिक्षण की अपर्याप्तता। हमारे यहाँ ना एक तो सोच ऐसी है कि जो लोग प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि, मत्स्य पालन, इस टाइप की चीजें, प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें जो काम करते हैं ना, तो मतलब यार तुझे करना तो यही है, तू पढ़ लिख के क्या करेगा भाई, हाथ का काम है हाथ से कर ले। ये बहुत गलत सोच है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले बंदों को भी प्रशिक्षण या और शिक्षा विक्षा देनी चाहिए। प्रशिक्षण मतलब होता है ट्रेनिंग, और आपको शिक्षा भी देनी चाहिए। बट हमारे यहाँ देखने को मिलेगा जो कृषि क्षेत्र या जो भी प्राइमरी सेक्टर में लगे होते हैं, उन बेचारों के पास प्रशिक्षण की कमी होती है, शिक्षा का अभाव होता है उनके पास, अपर्याप्तता होती है, जो कि दिक्कत है मानव पूंजी निर्माण की, ठीक है। इससे मानव पूंजी निर्माण कैसे हो सकता है बताओ ऐसी चीजों से, ठीक है ना, और देश कैसे आगे बढ़ेगा। डन। तो यहां तक प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए बच्चा। तो आगे देखिए फटाफट से एक डिफरेंस पढ़ लेते हैं, और बाकी जो थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट है वो सेकंड पार्ट में कर लेंगे, क्लियर ना। जो जरा सा पोर्शन बच गया है इसको खत्म करके हमारा चैप्टर 60% 70% के आसपास तो खत्म हो ही चुका है। डन। सबसे पहले भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी के बीच में अंतर क्या है, तो अभी प्लीज ऐसे टेबल बना लीजिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है बीच में से कुछ भी, ठीक है ना। तो पहला हो गया आधार यानी बेस, जिस बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, इसका डिफरेंस बताने वाले हैं। दूसरा है भौतिक पूंजी यानी फिजिकल कैपिटल, और तीसरा है ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी। देखो क्या है अर्थ, इससे अभिप्राय उत्पादन के उत्पादित साधनों से, ये हमने पढ़ ली थी डेफिनेशन, उत्पादन के उत्पादित साधनों से है। जबकि यहां पे हम बात करते हैं किससे, इससे अभिप्राय मानव द्वारा समय के साथ अर्जित कौशल और विशेषज्ञता यानी निपुणता से है। ये पोर्शन तो क्लियर था हमारा। अर्थात भौतिक पूंजी में मूर्त परिसंपत्तियां होती हैं। बेटा मूर्त वर्ड इसलिए लिखवाया है ताकि आपको ये याद रहे, ये वर्ड भी है यहाँ कहीं ना कहीं छुपा हुआ, कहीं पेपर में आपको दिक्कत करेगा, फिर क्या करोगे, है ना। तो मूर्त और अमूर्त, ये मूर्त परिसंपत्तियां होती है, ये अमूर्त विशेषताएं होती हैं। क्या होती है? विशेषताएं। अब ये अमूर्त होता है इंटेंजिबल, मूर्त होता है टेंजिबल। टेंजिबल देखो मैं लिख लेता हूं, ये टेंजिबल की बात कर रहा है, और वो इनटेंजिबल की बात कर रहे हैं, नहीं आई एन लगा लो, वो इंटेंजिबल हो जाएगा, क्लियर है। तो
टेंजिबल वो होता है जिसको आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, ठीक है ना, वो आपका क्या हो गया हमारा, वो हमारा होता है टेंजिबल। क्लियर। जबकि जो दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंटेंजिबल की, तो जिनको ना तो मैं देख सकता हूं ना मैं उनको टच कर सकता हूं ना, तो वो मेरा इंटेंजिबल होता है। तो ये इंटेंजिबल नेचर की है और ये आपका टेंजिबल नेचर की है। तो ये वर्ड दोनों छुपे हुए वर्ड है, ताकि अगर आए तो दिक्कत ना करे, इसलिए जानबूझ के लिखे गए वर्ड है, ठीक है, मैंने भी जानबूझ के लिखा है इनको। तो भौतिक पूंजी हमेशा मूर्त होती है कि फिजिकल कैपिटल है। जैसे मान के चलो बोर्ड है, तो मैं इसको टच कर सकता हूं, देख सकता हूं ना, बेटा ये मूर्त है, ठीक है ना। बट कोई ऐसी चीज है जैसे सर्विसेज होती है, तो सर्विस को देखा थोड़ी ना जा सकता, सेवाओं को देख सकते हैं नहीं ना, वो तो अदृश्य होती है, तो बेटा यानी अमूर्त यानी इंटेंजिबल हो। क्लियर। चलो, तो इससे अभिप्राय उत्पादन के उत्पादित साधनों से है, अर्थात भौतिक पूंजी वे मूर्त परिसंपत्तियां होती हैं जो मानव द्वारा बनाई जाती है। पहली बात तो बना कौन रहा है, मानव, और जिन्हें उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, यानी ये कौन सी होगी, भौतिक। इसमें बात करें, ये वो अमूर्त विशेषताएं होती है जो मानव उत्पादन करने के लिए स्वयं के अंदर उत्पन्न करता है, यानी उसके अंदर इनबिल्ड है बच्चे, मानव के अंदर इनबिल्ड होती है विशेषताएं हैं उसकी, जो दिख नहीं रही है बट है उसकी विशेषता है कि वो कुछ भी कर लेता है। ये ऐसा पहलवान है जो कि क्या नाम है, किसी भी हड्डी है फटाफट से हाथ ऊपर से पकड़ के ही सही कर देता है, ठीक है, ये अंदर की विशेषता है बेटा, हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है, ये बात हो गई। आगे, जैसे ज्ञान कौशल जो होता है वो बेटा इंसान के अंदर होता है, उसको मतलब बाहर से दिख नहीं सकता हो कहीं भी, वो अंदर छुपा हुआ है, ठीक है ना, तो इनबिल्ड होता है। तो दृश्य दृश्य बोल रहे हैं तो बेटा वो यानी इसके मतलब ये दृश्य इसको देखा जा सकता है, मूर्त बोलेंगे टेंजिबल, बट ये अदृश्य है, यानी ये अमूर्त, इसको देखा नहीं जा सकता, ये इंसान के अंदर की कौशल ज्ञान है, ठीक है ना। आगे, गतिशीलता, बेटा ये गतिशील होते हैं, अर्थात इनको देशों के मध्य क्या है, इधर उधर ट्रांसफर किया जा सकता है, गतिशील यानी मोबाइल होते हैं बेटा, ये क्या ना, मोबिलिटी यानी ये इधर से उधर इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है, भौतिक ऐसे माने मशीन है, क्या इसको ट्रांसफर नहीं हो सकता देशों के मध्य, बेटा हो सकता है। तो ये हमारा गतिशीलता इसमें होती है, बट इसमें बेटा गतिशीलता नहीं होती पूर्ण रूप से, तो ये पूर्ण गतिशील नहीं होंगे, ये पूर्ण गतिशील पूरी तरह से गतिशील होते हैं। अर्थात मानव पूंजी की गतिशीलता राष्ट्रीयता और संस्कृति के द्वारा प्रतिबंधित होती है। क्या होती है, राष्ट्रीयता और संस्कृति द्वारा प्रतिबंधित, यानी पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूर्ण गतिशील नहीं होते हैं बेटा, बट ये पूरी तरह से गतिशील होते हैं। आगे, स्वामी से पृथकता, बेटा ये स्वामी से पृथक होते हैं। अब भाई मशीन है, ठीक है, काम चल रहा है उस पर, अब जरूरी है ऑनर का वहां रहना जरूरी है, भाई नहीं, बिना ऑनर के भी काम चल जाएगा, क्योंकि मशीन तो अलग है भाई साहब, मशीन अलग स्वामी अलग। क्लियर है। तो स्वामी से पृथक यानी अलग होते हैं, बट बेटा मानव पूंजी पृथक नहीं होती, तो वो तो बेटा इंसान के अंदर ही है। अब तू कह रहा भाई ये डॉक्टर यहाँ पे क्या नाम है इसका ब्रेन का इलाज करेगा, अब डॉक्टर बोले तू घर जा, ठीक है, तेरी जो अपने आप वो है ना कौशल प्रशिक्षण है तेरा जो, वो अपने आप कर लेगा इसको, तो भूत आत्मा थोड़ी ना आएगी, आएगा तो इंसान ही ना, तो इंसान को आना पड़ेगा, इसका मतलब ये पृथक नहीं हो सकता, स्वामी और उसके अंदर की जो मानव पूंजी है वो दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते, बट बेटे यहाँ पे हो सकते हैं। आए ना, मैंने कंप्यूटर रखा था बेटा, कंप्यूटर रखा तो कंप्यूटर में तो अलग अलग हो गए ना, कंप्यूटर काम कर सकता है, उस पर कोई चीज काम करके छोड़ दो, कोई चीज प्रोसेस पे चलती रहेगी अपना, समझ में आ गया। तो यहाँ पे अलग हो सकता है स्वामी से, यहाँ पे अलग नहीं हो सकता। मूल्य ह्रास, भौतिक पूंजी का अगर आप लगातार प्रयोग करते हो, जैसे मान लो आपके कंप्यूटर आप लगातार उसे प्रयोग कर रहे हो, मोबाइल आपके लगातार प्रयोग कर रहे हो, तो बेटा उसकी वैल्यू गिर जाएगी, यानी मूल्य ह्रास मतलब होता है डेप्रिसिएशन लगना, मूल्य का गिरना, मूल्य का गिरना। तो समय के साथ साथ भी हो सकता है, ठीक है, और लगातार प्रयोग के कारण भी हो सकता है, और तकनीक में परिवर्तन, यानी मान लो नई तकनीक आ गई तो बेटा पुरानी तकनीक की तो वैल्यू वैसे ही गिर जाती है, तो किसी भी कारण से अगर वैल्यू गिर सकती है तो भौतिक पूंजी की वैल्यू बेटा गिरती गिरती है, ठीक है, या तो लगातार प्रयोग कर लो, समय के साथ भी हो सकता है, या तकनीक में चेंज आ जाए तो भी हो सकता है, टूट फूट हो जाते हैं ना तब भी आ जाएगा। तो इसमें क्या है, मूल्य ह्रास बेटा बढ़ती आयु के कारण होगा, जैसे जैसे लोगों की आयु बढ़ती है तो बेटा मूल्य ह्रास लगना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी वैल्यू कम होती है, क्योंकि भूलना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा क्या नाम है दिक्कत होती है, बॉडी भी काम करना थोड़ा दिक्कत करती है, तो इसलिए आयु के साथ साथ इसमें दिक्कत देखने को मिलती है, मगर इसको भी सही किया जा सकता है अगर स्वास्थ्य सुविधाएं उसकी बढ़ा दी जाए, शिक्षा प्रशिक्षण ट्रेनिंग व्रेनिंग जो बोलते हैं सब कुछ देते रहे, उसको टाइम टू टाइम देते रहे, हर चीज फिट रखें उसकी बॉडी को, तो बेटा हो सकता है कि हम इसको मूल्य ह्रास को टाल सके आगे कुछ टाइम के लिए, और हम उसको टाल सकते हैं, यानी उसकी वैल्यू नहीं गिरेगी। क्लियर है ना। टाटा जी को ले लो, ठीक है, रतन टाटा जी सबसे वैल्यूएबल इंसान है, ठीक है, जिनकी इज्जत करनी चाहिए भाई साहब, इस एज में भी बंदे के जो लेवल है ना, कसम से सैल्यूट करने का मन करता है, ठीक है ना, टाटा जिंदाबाद, ठीक है। उसके अलावा उदाहरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मशीन आ गई है, इमारतें, कंप्यूटर ठीक है ना, कोई भी फर्नीचर वर्नीचर टाइप की जो भी आपकी चीजें होगी सब इसका यहाँ पे आएगा, ठीक है, जो भी आप यूज कर रहे हो किसी प्रोडक्शन पर्पस में, ठीक है ना। यहाँ पे शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, इस टाइप की चीजें। क्लियर है। तो बेटा कहीं से भी पॉइंट अंदर से आ सकता है, पूछ सकता है पेपर में कि बताओ मानव पूंजी स्वामी से पृथक
होती है, ठीक है, सही है गलत, या फिर क्या नाम है स्वामी से पृथक नहीं होती है, सही है गलत, ये बताओ। क्या मानव पूंजी पे जो मूल्य ह्रास है क्या उसको रोका जा सकता है? बोलो हाँ बिल्कुल रोका जा सकता है, अगर उसकी शिक्षा स्वास्थ्य में क्या कर दे, सुविधाओं में क्या है बढ़ोतरी कर दे, उसको अच्छी खासी शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे, और प्रशिक्षण ट्रेनिंग बाद टाइम टू टाइम देते रहे, ताकि वो अपडेट होता रहे नॉलेज के उसके साथ साथ, ठीक है। जैसे जैसे काम आगे, जैसे टेक्निक नई नई आ रही है तो बेटा अपडेट भी तो होना, तो प्रशिक्षण दे सकते हो आप उसे, अपडेट हो जाएगा, काम चलेगा। देखो भाई, मैं थक गया हूँ, ठीक है, आप थके न थके मुझे नहीं पता, बट बेटा मैं एंड कर रहा हूँ इस पार्ट का, ठीक है ना। मैं पार्ट सेकंड बनाऊंगा जिसमें थोड़ा सा पोर्शन है उसको कंप्लीट कर दूंगा, क्लियर है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।